नमस्कार, मैं पंकज पांडे। देख रहे हैं आप प्राइम न्यूज और हाजिर हूं उत्तराखंड प्राइम का ये बुलेटिन लेकर। बढ़ते हेडलाइंस के साथ खबरों की ओर। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राजधानी देहरादून में इंटरनेशनल कॉन्क्लेव यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी इन डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर सेमिनार का आयोजन करवा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपदा के समय बेहतर तकनीक का इस्तेमाल करने को लेकर सरकारी और गैर सरकारी एजेंसी प्रतिभाग कर रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कॉन्क्लेव में प्रतिभाग किया। सीएम धामी का कहना है कि आपदा की दृष्टि से उत्तराखंड संवेदनशील रहता है। इस लिहाज से सरकार की भी कोशिश है कि बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपदा से निपटने को लेकर किया जाए। एक बहुत ही बेहतरीन आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये हमारे उत्तराखंड के साथ साथ जितने भी आपदा स्वाभाविक राज्य हैं, जिनको हिमालयन राज्य जैसे प्रत्येक वर्ष आपदाओं का सामना करना पड़ता है। पहले मौसम निर्धारित होते थे आपदा आने के, लेकिन आज मौसम निर्धारित नहीं है। किसी भी मौसम में कभी भी आपदा आ जाती है और आपदा से जो जन हानि होती है, धन हानि होती है, वो हमारे लिए बड़ा नुकसानदायक होता है और तमाम प्रकार की व्यवस्थाएँ ध्वस्त हो जाती हैं। इस प्रकार की जो आपदा प्रबंधन की कार्यशालाएँ हैं, वो एक तो प्रोएक्टिव मोड जानकारी हो जाए और आपदा होने के बाद उनका किस प्रकार से बचाव हो पाए। नई तकनीकी आई हैं, विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आधुनिक तेजी से आगे बढ़ा। तो इस कार्यशाला से उसमें बहुत सारा मंथन होगा। उसकी वजह से निश्चित ही रूप से आने वाले समय में आपदाओं को कम कर पाएंगे। और उन्होंने कहा कि नहीं साहब, इसका इतने सारे लोग विदेशों से भी आ रहे हैं। संवेदनशील उत्तराखंड, लिहाजा ऐसे में सरकार प्रयास कर रही है कि जिस भी तरीके से हो सके, चाहे वो तकनीक का इस्तेमाल ही क्यों ना हो, कभी भी आपदा आए, जैसे बादल फटना, लैंडस्लाइड या फिर अवलांच होना, स्नो स्लाइड जो होता है, वो तमाम मौक़ों पर या फिर भूस्खलन जैसी चीज़ें होती हैं, तो उस वक्त तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जानकारियाँ पहले ही मिल जाए और या फिर उन्हें रोकने का प्रयास भी हो सके, तो ये चीज़ें हो। और इसी के लिए बहुत ही शानदार कॉन्क्लेव जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ आई हैं जो इसमें मदद कर सकती हैं। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र भी होगा, यानी कि तकनीक का हस्तांतरण भी हो सकता है, जिसमें जानकारी या किसी एजेंसी की ओर से अपनी जानकारियों को साझा किया जाएगा, जिससे उत्तराखंड के जो वैज्ञानिक हैं या आपदा प्रबंधन प्राधिकार से जुड़े लोग हैं, उनको वो तकनीक मिल पाए, क्योंकि ऐसी तकनीकें जिसे पेटेंट कराना या फिर गुप्त रखने का कोई मतलब नहीं है। और पवन दीक्षित जुड़ चुके हमारे साथ इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। पवन, वास्तव में ये बहुत ही शानदार कॉन्क्लेव और ऐसे कॉन्क्लेव की ज़रूरत उत्तराखंड को, लेकिन कॉन्क्लेव के बाद जो एजेंसियां हैं, चाहे वह गैर सरकारी या सरकारी, तकनीकें उपलब्ध कराएंगी। इस दिशा में क्या कुछ होगा सरकार से? पवन, आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल पंकज, एक बार सवाल दोहराएंगे आप? पवन, मेरा सवाल ये कि कॉन्क्लेव होना उत्तराखंड के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि उत्तराखंड वास्तव में संवेदनशील है इन तमाम आपदाओं को लेकर। भूस्खलन से लेके अवलांच या बादल फटना, तमाम चीज़ें होती रहती हैं। कॉन्क्लेव में क्या जो तकनीक की बात हो रही, वो तकनीक उत्तराखंड को मिलेगा? मतलब क्या क्या हो सकता है इसमें आगे, अब चीज़ें क्या होंगी? बिल्कुल पंकज, क्योंकि इससे पहले भी तमाम बार प्रयास किया गया है कि जिस तरह की जो यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जिससे लगातार जनहानि और धन हानि से लोगों को जूझना पड़ता है। और ये काफी संवेदनशील प्रदेश है प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से अगर देखा जाए तो ऐसे में यदि देश विदेश के जो वैज्ञानिक हैं वो इसकी ओर अगर आते हैं, यहाँ पे कॉन्क्लेव में हिस्सा लेते हैं, तो यहाँ के जो आपदा विभाग है उसके जो अधिकारी हैं वो लोग इससे प्रशिक्षित होंगे और कहीं कहीं दूसरे देशों की और दूसरे प्रदेशों में जो तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है, लेटेस्ट तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, उसको तकनीक को उत्तराखंड में भी अगर लागू किया जाएगा तो वाकई में भविष्य में इसके सुखद परिणाम होंगे। जो प्राकृतिक आपदाएं यहाँ पर आती हैं उनसे बचाव के लिए सरकार और सरकार का जो तंत्र है वो पूरी तरह से पहले से ही सक्रिय हो जाएगा, ताकि
जो नुकसान होता है उस नुकसान से भी बचा जाएगा, और उससे जो है जनहानि से भी बचा जाएगा, और भविष्य में उसका उपयोग यदि होता है इस कॉन्क्लेव के तमाम इसके सुखद परिणाम भविष्य में देखने को मिल तो सकते हैं। पवन, ये जो एजेंसियां हैं, जाहिर सी बात इन्होंने बहुत सारा शोध किया होगा, रिसर्च किया होगा, उसके बाद उनके पास जो तकनीक आई होगी, तो इन तकनीकों को क्या आपदा प्रबंधन प्राधिकार के साथ ये साझा भी करेंगी या फिर उसके लिए फिर सरकार को खर्च करना पड़ेगा? बिल्कुल पंकज, कोई भी कदम आगे बढ़ाया जाता है उसमें खर्च की बात बाद की होती है, पहले उसका कितना उपयोग हो सकता है उस पर जरूर अध्ययन किया जाता है, क्योंकि अगर खर्च होने के बाद भी अगर उसका लाभ अगर जनता को मिलता है और प्रदेश को मिलता है, जहाँ पर चाहे वो सरकारी जो संसाधन है उनकी क्षति होती है, चाहे वो यहाँ के निवासी है उनकी व्यक्तिगत क्षति होती है, उससे अगर बचाव हो सकता है तो वो खर्च इसकी तुलना में कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन अगर कोई भी कॉन्क्लेव होगा और वहां की अगर कोई तकनीकी अपनी देगा, तो जाहिर सी बात है अगर कोई कुछ देता है तो उसके बदले में उसका जो भरपाई है, जो चाहे वो पैसे के माध्यम से हो चाहे फिर अन्य करार के माध्यम से हो, वो जरूर वो अपनी सेवाओं का प्रतिफल और सेवाओं का जो शुल्क है वो जरूर लेता है। लेकिन अगर यदि वो सेवाएं बेहतर होती हैं, चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई में आपने सही कहा। फिलहाल अभी कोशिश ये कि आपदाओं में कमी कैसे आए और आपदा हो तो नुकसान कम से कम कैसे हो सके, कॉन्क्लेव में यही कंक्लूजन निकाला जाएगा। द मसूरी में बीजेपी के शक्ति केंद्र सम्मेलन का आयोजन हुआ है। इस दौरान मिशन 2023 और 24 की तैयारी को लेकर रणनीति बनाई गई। मिशन 2023 और 24 की तैयारी में बीजेपी जुटी बूथों को मजबूत करने की रणनीति पर लगातार काम हो रहा है। उत्तराखंड समेत पूरे देश में जिले और प्रांतीय स्तर के पदाधिकारी एक बार फिर शक्ति केंद्रों की ओर निकले। ये पदाधिकारी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधे रूबरू होकर उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं। साथ ही आगामी नगर निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य और केंद्र सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लगभग 5 दिन से हम चाहे भगवंतपुर न्याय पंचायत हो, सरोना न्याय पंचायत हो, मसूरी शहर, आज सभी शक्ति केंद्रों पे हमने जो 68 बूथ हैं हमारे 68 जो बूथ हैं हमारे, उन हर सभी बूथों पे राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पढ़ा गया और बूथ सशक्तिकरण की बैठक हुई। और मेन ये है विषय कि जो राष्ट्रपति का भाषण दिल्ली में जो पढ़ा गया संसद में, वो बूथ लेवल पे पहुँचे। क्या हमारा संकल्प है, क्या क्या काम अभी तक हमारी सरकार ने किए, ये हर कार्यकर्ता को जानकारी हो। और भारतीय जनता पार्टी ही एकलौती ऐसी पार्टी है जहां पहले देश की बात होती है, भारत की बात होगी, फिर जनता की बात होगी, फिर पार्टी की बात होगी। भारतीय जनता पार्टी ही एक मात्र ऐसी पार्टी है जहां पर पहले भारत माता के चित्र के आगे दीप प्रज्वलित किया जाता है, उसके बाद भारत माता की जयकारा के साथ अपने कार्यक्रम शुरू करती है। और यही इन्हीं बैठकों से हमारे हर बूथ स्तर पर जो बैठक चल रही है, उसी बैठकों से हमारे कार्यकर्ता तैयार होते हैं जो आगे चलकर जिनके हाथ में देश का भविष्य रहता है। जैसे ही हमारा कोई भी चुनाव निपटता है, उसके तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। हम लगभग 4 साल से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और अभी नगर पालिका चुनाव भी हैं, उसकी भी हमारी तैयारी चल रही है। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार से कार्यक्रम चल रहे हैं, कि मैं अपनी बात कर रहा हूं कि 30 अप्रैल तक के कार्यक्रम मेरे पास प्रतिदिन के हैं और डेली हाईकमान मेरे से प्रतिदिन के कार्यक्रमों की जानकारी लेता है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस उस पर काम कर रही है, 400 से अधिक सीटें 100% आएगी। हमारा राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण 31 जनवरी 2023 को रहा, उस अभिभाषण में 9 साल के जो आदरणीय मोदी जी ने 9 साल में जो विकास कार्य इस देश को आगे बढ़ाने के किए, उसका सारा लेखा जोखा है। और आने वाला जो 1 साल हमारा चुनावी वर्ष है, जो चुनौतीपूर्ण वर्ष है, इस हमारा चूँकि अभी हम लोगों ने 75वां गणतंत्र दिवस मनाया और अब हमारा जो है अमृत काल प्रारंभ हो गया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि आने वाले 25 वर्षों में ये भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा। ये ऐसा भारत बनेगा जो विश्व का नेतृत्व करेगा। इस भारत का युवा और नारी शक्ति के बलबूते पर यह भारत आगे बढ़ेगा। और जो हमारा संकल्प है कि इस भारत माता को विश्व गुरु बनाना है, उसकी ओर हम अग्रसर होंगे। आने वाले 1 साल में भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर पर, चूंकि ये आज हमारा शक्ति केंद्र का सम्मेलन था, इसको पावर सेंटर कहा गया है। इस शक्ति केंद्रों के सम्मेलनों के माध्यम से हमने भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को जागृत करना है और उनको ये जानकारी देनी है कि अपने मेहनत की पराकाष्ठा करते हुए
आने वाले समय में इस भारत को विश्व गुरु बनाना है। इसी के उद्देश्य से ये शक्ति केंद्र के सम्मेलन चल रहे हैं और आज समाप्त हो गए। हमारे पास इतनी बड़ी शक्ति के रूप में भारतीय जनता पार्टी की टीम है। हमारा एक एक कार्यकर्ता मेहनत की पराकाष्ठा करेगा और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को संसद के अंदर 400 सीटों के साथ पहुंचाएगा और तीसरी बार भारत में अपनी सेवा देते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश को विश्व गुरु बनाने का। हल्द्वानी में विधायक सुमित हृदयेश ने विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रत्येक विधानसभा के विधायकों से 10-10 प्रस्ताव मांगे थे। उन पर विधायक की ओर से अधिकारियों से समीक्षा की गई। साथ ही शहर की बड़ी योजनाओं पर तेजी से काम करने के निर्देश भी दिए गए। नहीं, देखिए, वो जो 10 विकास कार्य जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी थी कि सारे विधायक प्रस्तुत करें, तो उस श्रृंखला में हल्द्वानी के 1067 करोड़ के प्रस्ताव बने हैं। इसके अतिरिक्त रिंग रोड 2000 करोड़ की और जू 330 करोड़ के आसपास की लागत का निकला है। तो इतने विकास कार्य हल्द्वानी के हैं जो अनिवार्य हैं। रक्षिया नाला हो, कलसिया नाला हो, यहाँ पे जो शैक्षिक संस्थान हैं उनकी जो बदहाली है, चाहे अस्पतालों में जो जीर्णोद्धार के कार्य होने, तो कई सारे ऐसे विषय थे। और ISBT की मुख्यमंत्री जी कह रहे थे उन्होंने वन भूमि कहीं चयनित करी है, उसका वैसे अभी यहाँ के स्थानीय अधिकारी को कोई जानकारी नहीं है। तो देखते हैं, अभी कार्य मैं सारे प्रस्तुत करूँगा। मैं अपनी तरफ से मैं जनता को आश्वस्त करता हूँ, कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। प्रयासरत रहूँगा कि विकास हल्द्वानी का सर्वोच्च हो और जो विकास करेगा, चाहे किसी सरकार में हो, किसी कालखंड में हो, उस सरकार की भी बड़ाई होगी और धन्यवाद भी दिया जाए। हल्द्वानी में पुलिस ने आगामी रमजान और त्योहारों को देखते हुए एक खास तरीके की बैठक की, या अमन कमेटी की बैठक थी, जिसमें सभी धर्मों के गणमान्य लोगों को बुलाया गया और आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ आगामी त्योहारों को मनाए जाने की अपील की गई। साथ ही बैठक में ध्वनि उपकरणों समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर विचार विमर्श भी किया गया। इसके अलावा पुलिस ने अपील करते हुए कहा कि लोग अफवाहों पर ना जाए और उससे फैलने से रोकें। साथ ही अराजक तत्वों पर नजर बनाएं और पुलिस को इस बात की सूचना दें। उधर सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि पर्व के मौके पर पानी, बिजली और साफ सफाई की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया जाएगा। ये शहर के सभी धर्मगुरुओं की बैठक ली गई है पुलिस प्रशासन के द्वारा और प्रशासन के द्वारा। उनसे उनकी अपेक्षाओं से अवगत हुआ गया है। उन्होंने अपनी अपेक्षाएं बताई हैं धर्मगुरुओं ने, और हमारे द्वारा उनको कानूनी पहलुओं की जानकारी दी गई है कि वो किसी भी दशा में 15 दिन से ज़्यादा की परमिशन नहीं ले सकते हैं और कितने डेसिबल तक वो अपने ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं, उनको अवगत कराया गया है। इसमें आम सहमति ये बनी है कि धर्मगुरुओं द्वारा हमें ये आश्वस्त किया गया है कि वो कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी धर्मगुरु या कोई भी शख्स कानून को अपने हाथ में लेता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए सभी को अवगत करा दिया गया है। और इसके लिए पूरा पुलिस प्रशासन सतर्क है और पूरे क्षेत्र में सतर्क दृष्टि बनाए रखेंगे। दूसरी बात यातायात को लेकर हुई है कि जिस समय पूजा के समय जो सड़कों के किनारे धार्मिक स्थान है वहाँ पर ट्रैफिक बाधित होता है, तो उसके लिए स्थान चिन्हित कर लिए जाएंगे, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि नवरात्र का त्यौहार और रमजान का पवित्र महीना प्रारंभ हो रहा है, जिसको लेकर आज यहाँ थाने में सभी अधिकारियों के साथ पुलिस विभाग की टीम और जो धर्मगुरु हैं सभी उन धर्मगुरुओं के साथ एक बैठक संपादित की गई है, जिसमें कि जो विभाग हैं उनको साफ़ सफाई, पानी की व्यवस्था, इन सभी के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही जो हमारे धर्म गुरु हैं उनसे ये अपील की गई है कि जो हमारे माननीय न्यायालय के ध्वनि संबंधी नियम हैं, जो मानक इसके निर्धारित किए गए हैं, उसी के अंतर्गत ही हम इसमें उनको परमिशन अनुमन्य करेंगे और उसी के अंतर्गत ही सभी परमिशन दी जाएंगी। और इस प्रकार उनसे अपील की गई है कि शांतिपूर्वक इस कार्य को संपादित करने में हमें भी सहयोग दें और हम भी उनका साथ देंगे। एसओ नीरज भावनी साहब की तरफ से जो भी हमें पैगाम दिए गए हैं और सिटी मजिस्ट्रेट साहब मैम की तरफ से जो भी प्रोग्राम दिए गए हैं, तो इंशाल्लाह ताला उस पर जो है अमल करेंगे। जैसे कि एक बात ये रखी गई है कि जो बस्तियां ऐसी हैं कि जहां जो है मिक्स आबादी है, यानी मुस्लिम भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, तो वहां पर जो है अपना वॉल्यूम इस तरह का रखा जाए ताकि सहरी में या इफ्तार में दूसरे लोगों को जो है परेशानी ना हो। अब ये दो त्यौहार हमारे एक साथ आ रहे हैं, जैसे रमज़ान शरीफ है और हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का जो है नवरात्रि है। दोनों में जो है आमतौर से जागना होता है
और माइक का यूज़ होता है, तो उसमें उन लोगों को भी चाहिए कि वो इस अंदाज से जो है अपना माइक जो है यूज़ करें ताकि गैर जो है मुस्लिम भाइयों को परेशानी ना हो, और हमें भी चाहिए कि हम इस तरह से यूज़ करें कि उनको परेशानी ना हो। और उसके लिए भी जैसे कि सिटी मजिस्ट्रेट मैम ने हमारे ये कहा कि उसके लिए परमिशन ले ली जाए, तो इंशाल्लाह हम लोग जो है इसके मुतालिक मशवरा करेंगे। जैसे कि हमारे एसओ साहब ने कहा था कि जो करीब मस्जिदें हैं तो वो जो है बैठ कर के मशवरा कर लें कि जो जैसे एक मस्जिद की आवाज़ से अगर आसपास की मस्जिद भी अगर कवर हो सकती हैं और टाइम एक है, तब जो है वो एक ही मस्जिद से सारी मस्जिदों को कवर कर लें, और अगर टाइम चेंज हैं, अलग अलग हैं, जैसे पालन किया। तो लालकुआं के गोलापार क्षेत्र में सिंचाई नहर के निर्माण कार्य को लेकर विधानसभा में क्षेत्रीय विधायक की ओर से उठाई मांग पर लोगों ने क्षेत्रीय विधायक का आभार जताया है। यहाँ बागजला क्षेत्र के वरिष्ठ बीजेपी नेता बसंत आर के नेतृत्व में दर्जनों गांववासी बागजला स्थित पवन चक्की पर एकत्रित हुए, जिसके बाद लोगों ने क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट और बीजेपी सरकार जिंदाबाद के नारे भी लगाए। माननीय विधायक जी ने इस समस्या को विधानसभा में उठाया। ऐसे पहले विधायक हैं जो हर क्षेत्र की समस्या को एक निम्न स्तर से देखते हुए ऊंचे स्तर तक पहुंचाकर उसमें बजट आवंटन करने का साहस कर रहे हैं। ऐसे विधायक के ऐसे कार्य के लिए हम लोग जो है उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। माननीय विधायक जी ने जब भी हमारे संगठन की बैठकें हो रही हैं, बैठकों में बताया जा रहा है कि भाई जैसे गोलापार क्षेत्र के लिए हमने नहर के लिए और हमारे बागजला क्षेत्र के लिए अभी एक एनजीओ के माध्यम से कार्य होने वाला है। जल्दी ही खुशखबरी मिलेगी सभी लोगों को। और गोलापार और बिंदु खत्ता जैसे क्षेत्रों के लिए भी जो समस्याएं माननीय विधायक जी द्वारा उठाई जा रही हैं बड़े सराहनीय हैं। अभी बीच में बिंदु खत्ता में बिजली का प्रकरण आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें कि 10-10, 20-20 हज़ार रुपये का खर्चा आता था, लेकिन इस समय माननीय विधायक जी के अथक प्रयासों से वहाँ पर कि 2000 या 2500 रुपये में बिजली के बिल कनेक्शन जो हैं लग रहे हैं। हमारे गांव में भी इसका फ़ायदा उठाया है जल जीवन मिशन का। हमारे गांव में कम से कम 1 किलोमीटर रोड ना ये अपनी पानी की लाइन, और इससे पूर्व में भी जो विधायक जी ने करा था ये रोड के लिए जो प्रस्ताव दिया है उसमें कार्य बड़े अच्छे से किया जा रहा है। अभी इस समय जैसे लोकप्रिय विधायक हैं और युवा विधायक हैं, उनसे हमारी जो अपेक्षाएँ हैं उस अपेक्षाओं के हिसाब से अभी जो 1 वर्ष हुआ है, 1 वर्ष पूर्ण होने पर जो उनने कार्य किए हैं वो ज़मीनी स्तर पर दिख रहे हैं। चाहे सुल्तान नगरी का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो, चाहे बागजला हो, चाहे चोरगलिया हो या हमारी सिंचाई नहरें हों, इन पर कार्य हो रहा है। माननीय विधायक जी का जो हमारे सुल्तान नगरी में बाढ़ से जो प्रभावित हो जा रहे थे हमारी जनता, उसके लिए जो कार्य किया है हमने बजट आवंटन किया है, उसके लिए विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो एक हो गया ना, ये तो प्रोसेस हो गया विधानसभा में चलेगा आराम से इसका प्रोसेस। तो बारिश के बीच जोशीमठ में होटल कारोबारियों और तीर्थ पुरोहितों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। बता दें आपको कि जारी 4 धाम यात्रा पंजीकरण और यात्रियों की संख्या निर्धारण को लेकर कारोबारियों और तीर्थ पुरोहितों ने विरोध जताया और विरोध दर्ज कराते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। उत्तरकाशी में 4 धाम यात्रा को लेकर होटल एसोसिएशन के आह्वान पर विरोध प्रदर्शन किया गया। यात्रियों की सीमित संख्या और ऑनलाइन पंजीकरण की अनिवार्यता का जमकर विरोध देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही आक्रोश रैली भी निकाली गई, जिसमें होटल एसोसिएशन, टैक्सी, कैब, बस, तीर्थ पुरोहित, मंदिर समिति, व्यापार मंडल, टूर ट्रेवलर्स, मजदूर संघ के लोग शामिल हुए और यहाँ पर बाकायदा पुतला भी दहन किया गया और इस दौरान मांग की गई आखिर यात्रियों की संख्या को सीमित क्यों किया जा रहा है। साथ ही साथ जोशीमठ में कारोबार करने पर भी कहीं ना कहीं रोक लगी हुई है एक तरीके की। सरकार पंजीकरण नहीं हटाती है तो हम सबसे पहले तो अनिश्चितकालीन हड़ताल के बारे में अभी हमारी 4 धाम के जो महासंगठन है उसमें वार्ता चलेगी और 22 तारीख को जब यमुना और गंगा के कपाट खुलेंगे तो हम अपने होटल बंद कर देंगे। सरकार जो श्रद्धालु हैं उनकी व्यवस्था स्वयं करेगी। जब तक इन्होंने सीमित संख्या और ऑनलाइन पंजीकरण की बाध्यता समाप्त नहीं की तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। यमुनोत्री धाम की पूरी महासभा संपूर्ण संगठन है, जो चाहे वो होटल एसोसिएशन है, चाहे वो पंचमंडा समाज, पुरोहित समाज और अपना टैक्सी मैक्सी कैब, घोड़ा खच्चर, डंडी कंडी, व्यापार मंडल, सारे लोग रोड पे उतरने के लिए तैयार हैं। ये तो बारिश थी, आज बारिश में भी इतने लोग आए हैं। मुझे
लग रहा है कि मौसम अगर साफ होता तो पूरे बड़कोट में आदमी आदमी दिखाई देते और धाम ही सरकार की हाहाकार होती। ये उत्तराखंड सरकार ने जो फरमान जारी किया है सीमित संख्या को लेकर के, और जो यहाँ पे लोकल लोगों का पंजीकरण, जो कि सबके दिमाग से बाहर की बात है और सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग यहाँ से हम लोकल अगर देहरादून जाएंगे वापस आने के लिए हमें पंजीकरण करना पड़ेगा, फिर हम अपने घर पहुँचेंगे। एक जो सबसे बड़ा गलत काम किया है सरकार ने। और दूसरा मैं बोलना चाहता हूँ सतपाल महाराज को, यहाँ पे मैं थोड़ा सा अवगत करवाना चाहता हूँ कि आपके पंडाल में जब बाध्यता नहीं है किसी जन की, किसी भी जो श्रद्धालु है, जो श्रद्धा से आता है, आपके पंडाल में लाखों लोग आते हैं, तो मंदिरों में क्यों बाध्यता कर रहे हो? कौन सा पर्यटन आप चलाना चाहते हैं? हम चाहते हैं। और जो धामों के साथ भेदभाव किया गया है, यमुनोत्री में 5,000 से क्या होगा, और बद्रीनाथ में जो है 20,000, ये तो इन्होंने भेदभाव स्वयं यही धामों के साथ कर दिया है। जबकि वामा तीर्थ यात्रा ऐसे चलती है, यमुनोत्री धाम सबसे पहले जो भक्ति प्रदान करता है, वहाँ पे भी जो आदमी आएगा वो गंगोत्री ज्ञान दायिनी है, गंगा मैया ज्ञान का वो लेगा, वहाँ पे प्रस्ताव वो ज्ञान जो है स्वीकार करेगा। फिर उसके बाद केदारनाथ जो है वैराग्य धाम है, फिर ये बद्री धाम, मोक्ष, ये चारों जो है वामा तीर्थ यात्रा चलती है। तो अगर यहाँ 5,000 आएगा तो वहाँ 20,000 कैसे? फिर इन्होंने जो है ये जो वहाँ से डायरेक्ट बद्रीनाथ का करवा के धामों के अंदर जो इन्होंने भेदभाव किया है वो सर्वस्व गलत है। और हम चाहते हैं ये सीमित संख्या को हटाएं और लोकल का पंजीकरण हटाएं सरकार अतिशीघ्र, नहीं तो बड़े आंदोलन की चेतावनी दी जाती है। सड़कों पर दौड़ रहे ऑटो विक्रम अब आपको नहीं दिखाई देंगे। दरअसल परिवहन विभाग ने पिछले 10 सालों से डीजल से चलने वाले ऑटो और विक्रमों को बंद करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून की सड़कों में 2500 ऑटो चल रहे हैं, तो वहीं 800 विक्रम भी राजधानी की सड़कों पर दौड़ रहे हैं। वहीं देहरादून के आरटीओ सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि ऑटो और विक्रम संचालकों के साथ बैठक भी की गई थी, जिसमें उन्होंने भी परिवहन विभाग का पूरा सहयोग करने की बात कही है। साथ ही विक्रम और ऑटो संचालकों के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी परिवहन विभाग की ओर से किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि देहरादून में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, जिसके तहत इन ऑटो और विक्रमों पर परिवहन विभाग जल्द सड़कों से हटाने नहीं जा रहा है। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला प्राइम न्यूज पर लगातार जारी है, तो बने रहिए हमारे साथ तमाम ताजा तरीन खबरों के।